ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। ईरान का बड़ा दावा, कहा हॉर्मूज खुलेगा। स्टील्थ फाइटर 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट एलिट क्लब में शामिल होगा भारत। ममता बनर्जी को बड़ा झटका, सांसद काकोली ने दिया इस्तीफा। तो आपको बता दें कि ईरान, अमेरिका और इजराइल युद्ध को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां ईरानी सरकार टीवी ने ये बताया है कि अमेरिका के साथ चल रहे युद्ध को ख़त्म करने के लिए एक समझौता ज्ञापन यानी कि MOU का शुरुआती अनौपचारिक मसौदा तैयार हो गया है। इस मसौदे के तहत ईरान एक महीने के अंदर हॉर्मूज से कमर्शियल शिपिंग को युद्ध से पहले स्तर पर बहाल करने को तैयार है। वहीं मसौदे के अनुसार अमेरिका ईरान के आसपास अपनी सैन्य टुकड़ियों को वापस लेगा और नौसैनिक नाकाबंदी खत्म कर देगा। हालांकि ये प्रारंभिक समझौता सैन्य जहाज़ों को शामिल नहीं करता है। तो सर, आपसे टू द पॉइंट सवाल लेना चाहूँगी कि भारत के लिए बड़ी खुशखबरी ये भी रही कि जो मछुआरे हैं उनको 10 मछुआरों को छोड़ दिया गया। इसके अलावा अब ईरान और अमेरिका जो है वो एक दूसरे की बातों से जो है वो सहमत हो रहा है। तो ये बड़ी खुशखबरी भारत के लिए कैसे जो है वो लाभदायक होगी, या भारत के जो आम जनता है वो उनके लिए कैसे ये खुशखबरी है? देखिए, बड़ी खुशखबरी है। भारत के लिए तो है ही, पूरी दुनिया के लिए है जी। और भारत में जो अभी भले पेट्रोल डीजल की सप्लाई जो है वो चल रही है, आप LPG लोगों को मिल रहा है, लेकिन महंगा हो गया है क्योंकि क्रूड ऑयल जो है, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ गए हैं और अभी भी वो लगभग $100 के आसपास ही चल रहा है, थोड़ा सा नीचे आया है। लेकिन एक बात बड़ी चीज यही है कि जो समझौते की बात हो रही थी और जो रूबियो यहाँ आए थे वो थे कभी भी खुशखबरी आ सकती है और उन्होंने कहा था कि आज भी आ सकती है। कल 2-3 दिन की देर हुई है, इसमें निश्चित रूप से हो गई है। लेकिन ये एक बड़ी राहत है क्योंकि अगर ये शुरू हो जाता है तो भारत में पहले जैसे डीजल पेट्रोल की कीमतें कम भी हो सकती हैं, रुपये पे जो दबाव बढ़ रहा है वो कम हो सकता है और जो जेट फ्यूल जो है उसके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने से अब जो एयरलाइंस हैं उसके किराए बढ़ रहे हैं। कई एयरलाइंस उनको बंद करना पड़ रहा है क्योंकि इतना महंगा मिल रहा है कि जिस रेट पे उन्होंने वो खरीदा है वो उनको कॉमर्शियली उनको वाइबल नहीं हो रहा है। तो एक तरह से हम देखें तो ये पूरा का पूरा एक भारत के लिए भी खुशखबरी है, पूरी दुनिया के लिए खुशखबरी है। और पिछले 28 फरवरी के बाद से 3 महीना हो गया है और 3 महीने से दुनिया जो झेल रही है, मतलब दुनिया का हर व्यक्ति मतलब इंतजार कर रहा है क्योंकि पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, हर जगह पेट्रोल डीजल दाम बढ़े हैं और खास तौर पे उर्वरकों की जो सप्लाई कम हुई है वो बहुत ही मतलब गहरे उसके मायने हैं। महंगा भी हो गया है, सप्लाई भी कम हो गया है और उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। अगर वो उर्वरक ढंग से नहीं मिले, फर्टिलाइजर, तो खेती जो है वो उसका मुश्किल हो जाएगा। भारत में वैसे स्टॉक पूरा है, सरकार ने बताया है कि हमारे लिए खरीफ के लिए फसल पूरी है और रबी के लिए हम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत महंगा आ रहा है, बहुत महंगा आ रहा है। यूरिया जो पहले 3,000 रुपये की एक बोरी 45 किलो की आती थी, वो अब लगभग 5,000 के आसपास की पड़ रही है और जबकि जो किसानों को लगभग 260-265 रुपये में दिया जा रहा है जी। तो सब्सिडी का बिल बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। इन तमाम मोर्चों पे एक बड़ी राहत जो है वो भारत को मिलेगी। अब जो उम्मीद की जा रही है कि एक बार समझौता जब फाइल हो, कहा जा रहा था कि 5% बचा हुआ है, अब वो सब चीजें भी आयरन आउट इसको बोलते हैं कि अंतिम में जो थोड़ी बहुत चीजें जो शिकन रह जाती है वो किसी तरह से उसको बाहर निकाला जाए और बातचीत चल रही है। जो उम्मीद की जाती है कि अगर ये सब चीजें फाइनल हो गई तो किसी भी दिन किसी समय उसकी घोषणा हो सकती है। अगर घोषणा हुई तो तेल की कीमतें जो हैं अचानक बहुत गिरेंगी और जो प्री लेवल था जो हॉर्मुज संकट के पहले का जो था उससे भी सस्ती हो सकती है क्योंकि वेनेजुएला जो है वो 3rd सप्लायर इंडिया का बन गया है।
जो यूएई है वो ओपेक से बाहर आ गया है और वो जी। अब भारत के साथ उसका एक समझौता भी अभी हुआ था। प्रधानमंत्री जब वहां यूरोप जा रहे थे और वहां रुके थे, तो ये एक एनर्जी पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो बनी है वो भी हुआ है। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि भारत की जो एनर्जी नीड है और जो संकट से गुजर रहा है, वो संकट की घड़ी अब खत्म हो सकती है। यानी कि सर, जिस एलपीजी गैस के बढ़ते दाम, लगातार पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के जो दाम बढ़ रहे हैं, उसमें भी लोगों को राहत मिल सकती है इस खबर के बाद, जब अमेरिका और ईरान जो है एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार है। हॉर्मूज पर जो लगातार संकट बना हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आ रही है। निश्चित रूप से उसी पे राहत मिल जाएगी, लेकिन दो चीजों पर निर्भर करता है। थोड़ा सा दर्शकों को समझना पड़ेगा कि क्रूड ऑयल जो की कीमत गिरेगी वो तो गिरेगी और उससे तो राहत मिलेगी ही। कंपनियों को जो 600 करोड़ का पर डे का घाटा हो रहा है अभी, वो घाटे में कमी आएगी। जो क्रूड ऑयल की कीमतें गिरी है उससे कुछ राहत मिल भी रही है उनको, लेकिन जो रुपये की जो गिरावट है वो एक चिंता का विषय है। अभी भी 96 रुपए के आसपास, 95-96 के बीच में रुपया चल रहा है और रुपये की जब गिरावट होती है, रुपये जब गिरता है नीचे, तो भी आपको जो क्रूड आ रहा है डॉलर में आ रहा है, रुपया गिर गया तो आप समझ सकते हैं कि जो भारत में जो पड़ता है वो महंगा पड़ जाता है। तो उसका इम्पैक्ट कुछ तो रहेगा। देखना यह है कि एक बार जब हॉर्मुज का सामान्य होता है, डॉलर की सप्लाई कितनी हो पाती है, कैसे हो पाती है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि 1 महीने का समय ले रहे हैं कि 1 महीने बाद जो है वो 28 फरवरी के पहले जैसी स्थिति हॉर्मुज की हो जाएगी, बिल्कुल सामान्य हो जाएगा, जो बातें आ रही हैं। लेकिन जो पूरा सप्लाई होने में, क्योंकि आप देखिए कि जो यूएई से लेके कतर जितने भी है ऑयल फील्ड, वहां भी जो है ड्रोन से और मिसाइल से हमले हुए थे, वहां भी नुकसान हुआ था। कई ऑयल फील्ड को ठीक करने में जो है कहा जा रहा है कि समय लगेगा। तो जो पूरा का पूरा जो सामान्य जो सप्लाई है वो होने में अभी कुछ समय लग सकता है। सर, पाकिस्तान को लेकर एक बहुत अहम सवाल आपसे जो है वो समझना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि ये जो मसौदा हुआ है, मसौदे के अनुसार अमेरिका ईरान जो है के आसपास अपनी जो टुकड़ियां हैं, टुकड़ियों को वापस ले लेगा और नौसैनिक नाकाबंदी खत्म कर देगा। हालांकि ये प्रारंभिक समझौता सैन्य जहाज़ों को जो है वो शामिल नहीं करता। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ईरान ओमान के सहयोग से हॉर्मूज में जहाज़ों की आवाजाही कंट्रोल करेगा। इसके अलावा तेहरान ने साफ किया कि बिना ठोस सत्यापन के कोई भी कदम नहीं उठाया जाएगा। तो सर, आपसे ये समझना चाहूँगी अब कि इस जो युद्ध लगातार चल रहा है, इसमें जो पाकिस्तान ने मध्यस्थ का रोल प्ले किया है, लगातार जो है वो कोशिशें करता रहा, लेकिन अब जब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं अभी तक जो बातचीत चल रही है उसके अनुसार अगर हम कहें तो ये अंतिम समय जब आने वाला है, तब पाकिस्तान को सिर्फ सर हम कह सकते हैं ईरान तो शुरुआती दौर से ही पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर रहा था, पाकिस्तान को जो है साइड लाइन कर चुका था। अब ट्रम्प भी जो है वो साइड लाइन कर चुके हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए कैसे बड़ा झटका है? देखिए, पाकिस्तान के लिए झटका तो ये है ही। पाकिस्तान के लिए झटका है क्योंकि पाकिस्तान वैसे भी कोई पहले बहुत बड़ा रोल नहीं कर था। वो सिर्फ एक पोस्टमैन का था कि अमेरिका की चीजें वो ईरान पहुंचा रहा था, ईरान की जो बात थी वो अमेरिका तक पहुंचा रहा था और दोनों को एक जगह बिठाने की कोशिश की थी। लेकिन मुझे लगता है कि पहले भी जो डील जो बातचीत चल रही थी 28 फरवरी को, जब इजराइल और अमेरिका ने हमला कर दिया था और जो सीनियर खोमेनी है उनको मार दिया था, उस वक्त पहले भी जो बातचीत हो रही थी वो कतर, उसमें दोहा जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था और अभी भी जो बातचीत फाइल हो रही है वो वही हो रही है, उसी की भूमिका है। पाकिस्तान के लिए झटके की बात है क्योंकि पाकिस्तान के लिए अब वो कह दिया है कि अब्राहम एकॉर्ड में शामिल हो जाओ और अमेरिका ने या पाकिस्तान के लोग घबरा गए हैं क्योंकि अब्राहम एकॉर्ड में शामिल होने का मतलब यह है कि इजराइल को मान्यता देना और पाकिस्तान की पूरी नीति इजराइल के खिलाफ रही है, तो उसको एक बड़े झटके के रूप में है। और मार्को रूबियो जब भारत आए थे और जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था इस बात को कि भारत की जो चिंता है पाकिस्तान को लेके वो सही है, क्योंकि वो ऐसे जिहादी आतंकी गुटों को समर्थन दे रहा है, वो अभी भी सक्रिय है जो भारत पे आतंकी हमला करते हैं। जी।
और उन्होंने ये भी कह दिया था कि भारत जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, एक सामरिक वो है, पार्टनर है वो, और उससे हमारी डील अलग ढंग से है। वो पाकिस्तान जो है एक टैक्टिकल पार्टनर है कि कभी किसी मुद्दे पे जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान का उपयोग कर लिया जाता है, बस बिल्कुल। सिर्फ इतना ही है। तो ये पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ी जो दिखा रहे थे कि हम तो देखो मीडिएटर बन गए हैं, वर्ल्ड मीडिएटर है, ये है वो है, तो ये तमाम चीजें जो पाकिस्तान के लिए थी वो सब खत्म हो गई है अब। और अगर ईरान का समझौता हो जाता है अमेरिका के साथ और दोहा उसमें कराने सफल रहता है, तो ये जो बीच में जो एक चौधराहट की जो थी मीडिएटर बनने की जो बात थी पाकिस्तान की, वो भी खत्म हो जाएगी और पाकिस्तान फिर वहीं आ जाएगा, बैक टू स्क्वायर आ जाएगा। जी सर, और साथ ही ईरानी मीडिया के मुताबिक अगर बताएं हम अपने दर्शकों को, तो उन्होंने कहा है कि अगर 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौता हो जाता है तो इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बाध्यकारी प्रस्ताव के रूप में अनुमोदित किया जा सकता है। ये एमओयू फरवरी में शुरू हुए ईरान अमेरिका युद्ध के बाद अप्रत्यक्ष वार्ताओं का नतीजा है। तो सर, क्या लगता है कि हमने इस बीच देखा ये जो युद्ध लगातार अभी भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से चल रहा है, और जो इसका जो असर हम देख रहे हैं वो भी लगातार हुआ है। हालांकि भारत के लिए ये बार बार कहा जाता रहा कि भारत के लिए हॉर्मुज जो है वो खुला हुआ है, लेकिन इस बीच हमने देखा कि हमारे कुछ जहाज़ों पर हमले भी हुए, चाहे वो ईरान की तरफ से हुआ या फिर अमेरिका की तरफ से हुआ, ये कई बार क्लियर नहीं हुआ। लेकिन जिस तरीके से अब दोनों की बातचीत जो है वो बननी शुरू हुई है, तो उस एंगल से भी हम देखें तो भारत के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। ये इसमें अभी बहुत सारी चीजें सामने आनी बाकी है। अभी भी अपनी जो अमेरिका अपनी पोस्टरिंग कर रहा है और ईरान अपनी पोस्टरिंग कर रहा है। ईरान का जो दावा है कि इसको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इसको रेक्टिफाई करवाया जाए डील को, वो उसके आशंका यह है कि एक बार डील होने के बाद अगर फिर अमेरिका ने हमला कर दिया तो क्या होगा। तो ये चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इसको, यानी कि उसके 5 जो सदस्य हैं उसको कर दे, ताकि ये बाध्यकारी हो जाए कि बाद में उस पर हमले ना हो। दूसरी बात की एक बात जो आ रही है कि डील में जो ओमान और ईरान दोनों मिलकर के हॉर्मुज को वो नियंत्रित करेंगे, वो रेगुलेट करेंगे, ये एक खतरनाक बात है। क्योंकि इसके पहले जो 28 फरवरी के पहले की जो स्थिति है उसमें कोई उसको हॉर्मुज को नियंत्रित नहीं करता था, कोई उसको रेगुलेट नहीं करता था कि कौन जहाज आ रहा है कौन जा रहा है। वो इंटरनेशनल वाटरवे है और वहां पे किसी की कोई मतलब उसमें क्षेत्राधिकार में नहीं आता है वो। अगर ये दोनों करते हैं तो फिर उसी तरफ चला जाएगा कि जिसमें कोई ना कोई वो टोल वसूली वाली बात है कि भाई वहां से जब गुजरोगे तो हमें बता के गुजरोगे, और वो पैसे लेने की बात होगी, जो ईरान पहले भी कह रहा है कि एक जो है वो ज्वाइंट अथॉरिटी ओमान के साथ मिलके बनाएगा और दोनों उसको करेंगे। ये बात जो है वो मानी नहीं जाएगी, क्योंकि मार्को रूबियो बिल्कुल यहाँ बोल रहे थे कि हम हॉर्मुज पे किसी ढंग का किसी का अधिकार की बात हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये पोस्टरिंग है। दूसरी बात ये कि मार्को रूबियो ने जो भारत में जाके जो बोला था वो बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, और कहा था कि ये आतंकियों को संरक्षण देने वाला देश है ईरान, हिजबुल्लाह को देता है, हुती को देता है। आज ही इजराइल ने जो हमास का जो मेन लीडर था, जिसने जो 7 अक्टूबर 2023 को जिसने इजराइल पे हमला करवाया था, मास्टरमाइंड जो था, उसको मार गिराया है। उसने लेबनान पे हमले किए हैं हिजबुल्लाह के ठिकानों पे। तो अब हिजबुल्लाह और हुती और उसके जो प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के जो इराक में हैं, जो उसके ईरान जिनको फंडिंग करता है और वो जो आतंकी हमले करते हैं अमेरिका पे और बाकी दूसरे देशों पे, उनका क्या होगा? क्या वो समझौते में है या नहीं है? तो अभी बहुत सारी चीजें समझौते की बातें सामने आनी है। एक बार जब वो सारी बातें सामने आ जाएगी तब क्लियर होगा कि सचमुच में हॉर्मुज की क्या स्थिति बनती है, हिजबुल्लाह वगैरह क्या स्थिति बनती है, इजराइल की क्या बनती है, और इस समझौते से जो अब्राहम एकॉर्ड से जो जोड़ के ट्रंप ने जो सोशल मीडिया पे डाला है 2 दिन पहले, वो उसकी क्या स्थिति है, उसको क्या ईरान एक्सेप्ट करेगा इजराइल के अस्तित्व को? क्या पाकिस्तान करेगा? क्या बाकी देश करेगा? क्योंकि अभी वहां देख ले, बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है कि क्या वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं।
नहीं, अभी जो रक्षा मंत्री जो ख्वाजा आसिफ है उन्होंने मना कर दिया कि हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। वैसे ही वहां पे अभी यूएई, सूडान, बाकी दो तीन देशों ने किया है। अभी सऊदी अरब है, कतर है, बाकी वहां पे ओमान है, सर बड़े बड़े पाकिस्तान देश के लिए तो यहाँ स्थिति ऐसी बन गई है कि एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। कैसे इससे पाकिस्तान बाहर निकलेगा? देखिए मुश्किल है पाकिस्तान के। देखिए पाकिस्तान की अपनी आंतरिक स्थिति बहुत खराब है और अभी जो 2 दिन पहले कोयटा में जो उसका हमला हुआ ट्रेन पे और उसमें लगभग 80 से अधिक लोग उसके मारे गए हैं, तो वहां का और वहां की अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है। आईएमएफ से उसको लोन लेना है तो अमेरिका को खुश करना है। अमेरिका अगर दबाव बनाएगा तो अमेरिका के खिलाफ जाकर के पाकिस्तान नहीं रह सकता है, क्योंकि अगर उसको नहीं मिला अगर वो लोन आईएमएफ वाला तो कंगाल हो जाएगा, उसका पेमेंट की स्थिति खराब हो जाएगी। उसके लगभग $3 बिलियन जो थे जमा यूएई ने वापस ले लिया। वो तो सऊदी अरब से फिर उसने मांग करके उसको दिया है, तो उसकी स्थिति बहुत ही पाकिस्तान की खराब है। और पाकिस्तान इससे कैसे निपटेगा, क्या करेगा, वो देख की बात है। पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ नहीं है लेवरेज, वो सिर्फ ट्रंप की चमचागिरी करके और बाकी चीजों करके देख रहा था। लेकिन अब जो स्थिति आ गई है वो भयंकर है वो पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अमेरिका को समझ में आ गया, खास तौर पे ट्रंप की जो बीजिंग की यात्रा थी और जिनपिंग ने जिस ढंग से ट्रंप से बात की वहां पे, और रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए सोच रहे थे, ट्रंप गए थे कि वो हमें मिल जाएगा वहां पे, लेकिन उस पे अमेरिका ने चीन ने कोई कमिटमेंट नहीं किया। और आप देखो कि उसके तुरंत बाद, ट्रंप के लौटने के तुरंत बाद जो है वो रूबियो भारत आए भागे भागे और यहाँ आकर के वो समझौता किया और $20 बिलियन जो है वो निवेश करने के लिए कहा है कि भाई वो जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो भारत में उसमें अपनाए, उसको करे। और ऑस्ट्रेलिया में कहा जाता है कि बहुत बड़ी मात्रा में वो पड़ते हैं, तो और जापान भी इसमें शामिल है। तो ये सब मिलकर के एक काउंटर चाइना का करना चाह रहे हैं। अब उनके साथ समस्या ये हो गई है कि अमेरिका की चमचागिरी करते करते वो चीन थोड़ा सा दूर हो रहा था। उसने जो ये सीपैक जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसमें जो $62 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात थी, कहा जा रहा है कि रियल इन्वेस्टमेंट लगभग 30-32 बिलियन ही हुआ है। लेकिन अब चीन भी, चूंकि उसकी स्थिति खराब है, लौटाने की स्थिति पाकिस्तान कुछ है नहीं और सुरक्षा नहीं है। चीन के जो इंजीनियर हैं, चीन के जो लोग हैं, उन पे भी हमला वहां हो रहा है। तो अब चीन पीछे हट रहा था। अब शहबाज शरीफ भागे भागे वहां गए हैं, चीन को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक कह सकते हैं कि बैलेंसिंग एक्ट में लगा हुआ है कि कहीं से जहां से भी कुछ मिल जाए वहां पहुंच जाए। वो सऊदी अरब की तरफ पैसे देखता है, जो उसको पैसे दे दे उसकी तरफ चला जाता है। तो पाकिस्तान का कुछ अब बचा नहीं है। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने हमारे एक्सपर्ट से समझा कि किस तरीके से पश्चिम एशिया में अभी भी माहौल जो है वो कहीं ना कहीं तनातनी का बना हुआ है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई वो ये कि अब एक टेबल पर जो है अमेरिका और ईरान बैठने को तैयार है, बातचीत को तैयार है और समझौते को लेकर तैयार है। और ये भारत के लिए बेहद ही बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है, क्योंकि आज ये भी बड़ी खबर सामने आई कि 10 नाविकों को ईरान से रिहा किया गया, जिसे 2025 में ही कैद में लिया गया था, उसे भी रिहा कर दिया गया। ये एक बड़ी खबर है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अगर बात बन जाती है, अमेरिका और ईरान जो है एक दूसरे की बात पर जो है सहमत हो जाता है, तो जो लगातार हम विश्व भर में इसका असर जो हम देख रहे हैं वो असर कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। हमारे और आपके जेब पर जो असर पड़ता हुआ दिख रहा है लगातार, चाहे वो पेट्रोल डीजल को लेकर हो, सीएनजी को लेकर हो, चीनी, दूध या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम जिन सामानों का इस्तेमाल करते हैं और उनके दामों में इजाफा जो हो रहा है उस पर भी जो है एक लगाम लग सकता है। तो ये बेहद ही बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के बीच भारत के लिए।